एक हॉट एयर बलून को जमीन से हवा में पहुंचाने के लिए गर्म तार की जरूरत क्यों पड़ती है? एक स्टील का ब्लॉक हमारे गोल्फ के खेल को बेहतर कैसे बनाता है? एक छोटे से पॉकेट नाइफ में 9 अलग अलग तरह के औजार कैसे लगाए जाते हैं? और कचरे से वो पेपर टॉवल कैसे बना लिया जाता है जिससे हम अपने हाथ साफ करते हैं? आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में फैक्ट्री में। हॉट एयर बलून वो पहला विमान था जो उड़ने और वापस जमीन पर आने में कामयाब रहा। ये बलून के अंदर की हवा को गैस के लपटों से गर्म करके उड़ता है, क्योंकि बलून के अंदर की हवा बाहर की हवा से ज्यादा हल्की होती है। इसलिए ये टोकरी और उसमें सवार लोगों को आसमान में करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज कैसे बनाई जाती है जो इतनी बड़ी होने के बाद भी इतनी हल्की होती है कि उड़ सके, और इतनी मजबूत भी कि गर्मी को बर्दाश्त कर ले और मुसाफिरों को सुरक्षित रूप से ले आए? ये बलून बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टेनलेस स्टील के एक गर्म तार से बेहद हल्के नायलॉन के टुकड़े काटे जाते हैं। फिर उन टुकड़ों को सिलकर एक 10 मंजिल जितना ऊंचा बलून बनाया जाता है। ये जिस नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं उसे रिपस्टॉप नायलॉन कहते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चौकोर हिस्से बने होते हैं जो नायलॉन में लगे कटाव को फैलने नहीं देते। काटने से पहले नायलॉन में कोई सुराख न रह जाए, इसकी जांच करने के लिए उसे एक रोशिंग टेबल पर अच्छी तरह से देखा जाता है। उसके बाद नायलॉन की 10 चादरों को एक के ऊपर एक करके कटिंग टेबल पर रख दिया जाता है। वहाँ करीब 545 डिग्री पर गर्म स्टील के एक तार से उन्हें एक ही बार में 3 से 6 मीटर लंबे टुकड़ों में काट लिया जाता है। गर्म तार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो कैंची या कंप्यूटर से चलने वाली कटिंग मशीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काट देती है। इसके अलावा सिर्फ इसी तरीके से नायलॉन की 10 चादरों को एक साथ काटा जाता है। इस नायलॉन में आग नहीं लगती क्योंकि ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पिघलता है, जिससे वो जहाँ से कटता है वहाँ पर किनारा सील हो जाता है और वो फटता नहीं है। जब सारे टुकड़े काट लिए जाते हैं तब एक खास किस्म की सिलाई मशीन से उन्हें सिल दिया जाता है, जिसमें 4 सुइयां लगी होती है और एक साथ सिलाई करती है। इन सुइयों से जो टांके लगाए जाते हैं उन्हें 4 नीडल चेन स्टिचेस कहते हैं। इस तरह के टांके लचीले होते हैं और इनसे नायलॉन हवा के कारण फटता नहीं है। अगर एक सिलाई उधड़ भी जाती है तो बाकी 3 बची रहती हैं। इन चारों सिलाइयों को मजबूती मिलती है पॉलिएस्टर की एक पट्टी से। कुछ टांकों में पॉलिएस्टर की एक रस्सी भी लगाई जाती है। ये रस्सियां बलून को मजबूती देती हैं और उसे टोकरी से जोड़ती है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो नायलॉन के 600 टुकड़ों और रस्सी के 30 टुकड़ों को सील कर दिया जाता है। एक बलून बनाने में 4 दिन लगते हैं। जब बलून की सिलाई की जाती है उस वक्त फैक्ट्री के एक दूसरे कमरे में कुछ और काम चलता रहता है। ये वो बर्नर बनाया जा रहा है जो बलून को लिफ्ट करने के लिए हवा को गर्म करता है। ये बर्नर स्टेनलेस स्टील के ट्यूब से बनाए जाते हैं और उन्हें मोड़कर कॉइल बनाए जाते हैं। उसमें टोकरी में रखी गई एक टंकी से बर्नर के ऊपरी हिस्सों में प्रोपेन गैस आती है और वहीं से हॉट एयर बलून में लपटें निकलती हैं। 3 कॉइल के करीब 10 मीटर लंबे स्टील को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि उससे लपटें जलाने लायक ईंधन पहुंचाया जा सके। इसके बनने के बाद कॉइल को एक एल्यूमिनियम प्लेट पर जड़ दिया जाता है और वो प्लेट प्रोपेन टैंक पर लगाई जाती है। फिर उसमें हीट शील्ड लगा दी जाती है ताकि सवारियां सुरक्षित रहें। जब बलून को उड़ाने के लिए बर्नर जलाए जाते हैं तब उससे करीब 6.5 मीटर लंबी लपटें निकलती हैं और वो करीब 3 करोड़ BTU पर जलती हैं। 1 BTU वो ऊर्जा है जिससे करीब आधे लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री के करीब बढ़ जाता है। इन लपटों में उससे 3 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। आखिरी हिस्सा होती है वो टोकरी जिसमें मुसाफिर सवार होते हैं। उसे रेटैन से बनाया जाता है। ये एक लता जैसे ट्रॉपिकल पौधे का तना होता है। रेटैन हल्का और मजबूत तो होता है लेकिन ज्यादा लचीला नहीं होता। टोकरी बनाने से पहले रेटैन के बड़े बड़े टुकड़ों को गर्म पानी में डाला जाता है ताकि वो इतना लचीला हो जाए कि टोकरी के फ्रेम के चारों ओर आसानी से लगाया जा सके। एक बार मोड़ने के बाद शिकंजे में बांधकर रेटैन को 2-3 दिन तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मुड़े हुए रेटैन के बड़े बड़े टुकड़ों को टोकरी के फ्रेम से कस दिया जाता है। पतले रेशों को टोकरी के चारों ओर लंबाई से बुन दिया जाता है और फिर उनसे भी पतले रेशों को उनके बीच बुनकर टोकरी को अच्छी तरह से बुन लिया जाता है। एक टोकरी बनाने में करीब महीने भर का वक्त लगता है
तैयार होने के बाद टोकरी पर पॉलीयूरेथीन की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो धूप और बारिश से बची रहे और 40 साल से ज्यादा वक्त तक टिकी रहे। जब उसके सारे हिस्से बन जाते हैं तब टोकरी के ऊपरी हिस्से पर बर्नर लगा दिया जाता है और टोकरी को बलून से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद प्रोपेन गैस जलाकर बलून के अंदर की हवा को गर्म किया जाता है। फिर बलून, टोकरी, प्रोपेन गैस और मुसाफिरों के साथ कुल 1 टन के वजन वाला ये बलून आसमान की ओर उड़ने के लिए तैयार होता है। आगे देखिए, एक स्टील का ब्लॉक जो हमारे गोल्फ के खेल को बेहतर बनाता है और एक पॉकेट नाइफ जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारे औजार होते हैं। गोल्फ के एक खेल में एक गोल्फर करीब 50% शॉट ऐसे ही पटर से मारता है। इसका इस्तेमाल गेंद को धीरे से मारकर हरी घास पर लुढ़कते हुए होल के अंदर डालने के लिए किया जाता है। ऐसे शॉट लगाते वक्त बड़ा तनाव होता है और सही शॉट लगाने के लिए बारीकी बेहद जरूरी है। इसलिए पटर हेड को मशीन पर इंच के 10 लाखवें हिस्से जितनी बारीकी से बनाया जाता है। पटर हेड बनाने की शुरुआत माइंड कार्बन स्टील के साथ 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लॉक से होती है, जिसे एक बैंड सॉ से स्टील के छोटे टुकड़ों में हर पटर हेड के लिए काटा जाता है। माइंड कार्बन स्टील ऐसा स्टील होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन मिलाकर स्टील को बहुत मजबूत बनाया जाता है, लेकिन वो इतना नरम होता है कि उसे आसानी से तराशा जा सके। इस स्टील में थोड़ा लेड भी मिलाया होता है ताकि गोल्फर को उसका पटर थोड़ा नरम लगे। स्टील में लेड मिलाने पर उसकी कांपने की स्वाभाविक प्रवृत्ति कम हो जाती है, इसलिए जब गोल्फर शॉट मारता है तब पटर में होने वाला कंपन उसके हैंडल से होता हुआ गोल्फर के हाथों तक नहीं जाता। हर पटर के लिए करीब 2.5 वर्ग इंच के स्टील के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 12.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका वजन करीब 1.25 किलो होता है। उस ब्लॉक से एक पटर हेड बनाने के लिए उसे मशीनों पर तराश कर करीब 340 ग्राम यानी सोडा के एक कैन से थोड़ा भारी बनाया जाता है। कंप्यूटर से चलने वाली एक मिलिंग मशीन बहुत धीरे धीरे उसकी छंटाई करती है और वो उसके 3 अहम हिस्सों में से स्टील को छांटकर निकाल देती है। पहले मशीन उस चौकोर ब्लॉक को छांटकर एक थोड़े पतले गोलाकार रूप में गढ़ देती है। पटर हेड के आकार में काटने वाले 20 अलग अलग कार्बाइड औजारों से उसे ये गोलाकार रूप दिया जाता है और हर औजार पहले वाले से ज्यादा बारीकी से उसे तराशता है। एक पटर हेड बनाने में गलती की गुंजाइश बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए मशीन से हर बार इंच के 80वें हिस्से जितने स्टील की छटाई की जाती है। अगर तैयार हेड में इंच के 2000वें हिस्से जितनी भी खामी रह गई तो पटर हेड के वजन में करीब 1 ग्राम का फर्क आ जाएगा। उससे पटर हेड और उसके शाफ्ट का संतुलन बिगड़ सकता है और तब वो क्लब किसी काम का नहीं रहेगा। एक बार बुनियादी आकार देने के बाद करीब 2/3 स्टील की छटाई हो जाती है और फिर एक आदमी उस गोलाकार हेड को एक मशीन में डालता है, जहां उसे एक बार फिर से तराशा जाएगा। उसके बाद पटर हेड में शाफ्ट जोड़ने के लिए नेक शाफ्ट भी लगाया जाता है, तब जाकर वो क्लब बनता है। यहाँ लुब्रिकेंट की वजह से हम ये नहीं देख सकते कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर पर बनी इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेम नेक देखने में कैसी लगती होगी। उसकी बदौलत ही क्लब सही तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि स्टेम के एंगल से ही पटर की लाई निर्धारित होती है। लाई शाफ्ट का वो कोण है जिससे पटर हेड को जमीन पर सीधा रखा जाता है। अगर लाई सही नहीं हुआ तो शॉट भी गलत लगेगा। एक मानक के मुताबिक लाई का कोण 71 डिग्री होता है, लेकिन खास तौर पर बनाए गए क्लबों में ये कोण गोल्फर के कद के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। जब ये नेक शाफ्ट बना लिया जाता है तब पटर हेड को आखिरी बार एक मशीन में डाला जाता है और वहां पटर का सामने वाला हिस्सा यानी लॉफ्ट बनाया जाएगा। ये लॉफ्ट से ही ये तय होता है कि एक पटर फेस गेंद को कितनी दूर तक धकेलेगा या हवा में उछालेगा। ज्यादातर पटर्स में लॉफ्ट का एंगल 3 से 4 डिग्री का होता है, मगर पटर फेस की उस सतह को बिल्कुल सपाट होना चाहिए, इंच के 10 लाखवें हिस्से जितना, वरना शॉट सही नहीं लगेगा। यहाँ तक कि कंप्यूटर से चलने वाली एक कटिंग मशीन भी इतनी बारीकी से कटाई नहीं कर सकती। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए
पटर की सतह पर छत्ते जैसा पैटर्न बना दिया जाता है। वो सतह असमतल होती है, लेकिन मशीन उसके उन हिस्सों के उभारों को खींच देती है जहां वो गेंद के संपर्क में आता है। वो उसे इतना समतल बना देती है कि वो गेंद को बिल्कुल सही तरीके से मार सके। जब ये सारे आकार तराश लिए जाते हैं, तब एक एनग्रेविंग मशीन पटर हेड में साइट लाइन बना देती है। ये साइट लाइन पूरे पटर का संतुलन होती है और यहीं से एक गोल्फर को गेंद को मारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तैयार पटर हेड को घिसा जाता है और एक बेल्ट सैंडर पर पॉलिश किया जाता है। फिर उसमें बनी साइड लाइन पर रंग लगा दिया जाता है ताकि वो आसानी से नजर आ सके। इतना सब कुछ होने के बाद पटर हेड को शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। इसका शाफ्ट एक खोखले स्टील से बना होता है, जिसे सही आकार में काटकर पटर हेड के नेक स्टेम पर गोंद से चिपका दिया जाता है। फिर शाफ्ट के ऊपरी हिस्से पर रबर का ग्रिप लगा दिया जाता है, जो हाथों से फिसलता नहीं है। इस तरह पटर तैयार हो जाता है। हाँ, अगर खिलाड़ी अपने लिए एक खास क्लब बनवाना चाहता हो तो बात अलग है। उस मामले में इन हाई स्पीड कैमराज से गोल्फर के स्ट्रोक को देखा जाता है। इसके बाद उसके नेक एंगल और शाफ्ट में थोड़ी फेरबदल करके पटर को गोल्फर के कद के हिसाब से बना दिया जाता है। इसके बाद वो फिर घास पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हाँ, अगर आप शॉट सही नहीं मार पाते तो दोष क्लब को मत दीजिएगा। आगे देखिए, एक ऐसा चाकू जिसके अंदर बहुत सारे और औजार भी हैं, और एक छोटे से पेपर टॉवल बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीनों का आखिर क्या काम? ये छोटा सा औजार 1857 में स्विस आर्मी के लिए बनाया गया था। इसके आधुनिक रूप में 9 अलग-अलग औजार लगाए जाते हैं, जिनमें एक स्क्रू ड्राइवर, एक कॉन, एक कैन ओपनर, एक कैंची और 2 चाकू भी शामिल होते हैं। लेकिन इतने सारे औजारों को 2.5 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी जगह में कैसे लगा दिया जाता है? इसकी शुरुआत होती है 120 टन के एक प्रेस से, जो करीब 2.5 क्विंटल के हाई स्ट्रेंथ चाकू और दूसरे औजार काटता है। वो स्टील इंच के 10वें हिस्से जितना होता है और वो औजार बनाने के बाद उससे भी ज्यादा पतले हो जाते हैं, ताकि उन्हें आसानी से घुसाकर एक चाकू के अंदर लगाया जा सके। इस बेहद पतले स्टील में कुछ दूसरी चीजों को मिलाकर उसे ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। उन चीजों में कार्बन और क्रोमियम जैसे तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे विमान के पुर्जों को मजबूत बनाया जाता है। साथ मिलकर ये चीजें स्टील को इतना मजबूत बना देती है कि वो 120 टन के भार को भी सह सके। फिर स्टील के रोल में मिले कार्बन के साथ एक स्टील डाई उन ब्लेडों को काट देता है। जब काफी मात्रा में ब्लेड्स काट लिए जाते हैं, तब प्रेस में लगी डाई को चाकू में लगाए जाने वाले दूसरे औजार बनाने के लिए तैयार किया जाता है। जब तक दूसरे औजार बनाए जाते हैं, तब तक इन ब्लेडों को एक बड़ी सी वाइब्रेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें हिलाया जाता है। उसके अंदर सिरेमिक के गीले टुकड़े होते हैं, जो स्टील के किनारों को चिकना बनाते हैं। जब ये तैयार हो जाते हैं, तब एक मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट पर ब्लेडों को सिरेमिक के टुकड़ों के बीच से बाहर खींच लिया जाता है। जब ये ब्लेड आकार ले लेते हैं, तब स्टील को एक बार फिर से मजबूती दी जाती है। उसके लिए उन ब्लेडों को करीब 1000 डिग्री के तापमान पर 20 मिनट के लिए तपाया जाता है। वो गर्मी स्टील के अणुओं को फिर से व्यवस्थित कर देती है, जिससे वो ब्लेड्स मुड़ते या टूटते नहीं हैं। और अब जब उनके ऊपर धार बनाई जाती है, तो वो जल्दी खराब भी नहीं होती। जब ये ब्लेड छूने लायक हो जाते हैं, तब इन्हें हाथों से साबुन जैसे घोल से भरे पानी में डाल दिया जाता है। ये घोल ग्राइंडर पर घूमते स्टील के कई ब्लेडों को बचाता है। ये ब्लेड घूमते हुए ग्राइंडिंग स्टोन्स के बीच से गुजरते हैं, जिनमें एक ऊपर होता है और दूसरा नीचे, और वो उस स्टील को घिसकर
1 सेंटीमीटर के 400वें इंच के 800वें हिस्से से थोड़ा ज्यादा मोटा बना देता है। अगर ब्लेड उससे ज्यादा मोटे हुए तो वो किसी तरह से चाकू में फिट नहीं हो पाएंगे। अगर उससे पतले हुए तो वो ठीक से काट नहीं पाएंगे। बात जब 9 औजारों को एक हैंडल में लगाने की होती है, तब चाकू के साथ दूसरे औजारों की मोटाई अहम होती है। इन्हें एक साथ लगाने के लिए उन औजारों को 4 परतों के बीच बहुत बारीकी से मेटल डिवाइडर के बीच लगाया जाता है। ये लंबाई के हिसाब से बने होते हैं ताकि सारे औजार इनमें लग जाएं। एक सिरे पर कैन ओपनर और दूसरे सिरे पर बॉटल ओपनर और चमड़े में छेद करने के लिए एक तेज धार कांटा रीमर बीच में। फिर दूसरी परत पर दूसरा मेटल डिवाइडर लगाया जाता है और उसमें एक स्टील का हुक और कैंची लगी होती है। फिर लगाई जाती है आरी। ये चूंकि सबसे बड़ा औजार होती है, इसलिए इसे एक अलग परत में लगाया जाता है। सबसे ऊपर वाली परत में एक सिरे पर चाकू होता है और बीच में कॉक स्क्रू लगाए जाते हैं और फिर किनारे पर एक छोटा चाकू। जब ये सारे औजार लगा दिए जाते हैं, तब एक मशीन इनके ऊपर प्लास्टिक का लाल रंग का हैंडल फिट कर देती है। फिर एक कारीगर हाथों से इनमें 2 और औजार लगाता है, एक प्लास्टिक का टूथपिक और एक स्टील का ट्विजर। ये हैंडल में बने छोटे कंपार्टमेंट्स में लगाए जाते हैं और फिर इन औजारों की जांच करके देखा जाता है ये आसानी से खुल पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद ये आपकी जेब में आ जाते हैं और तब आप किसी स्विस आर्मी के किसी जवान की तरह उससे कुछ भी काटने, खोलने, तोड़ने या पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे देखिए, आखिर पेपर टॉवल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको रेस्ट रूम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इन्हें पल दो पल के लिए देखते हैं और फिर ये कचरे के डिब्बे में चले जाते हैं। ये वो टेंट पेपर टॉवल्स हैं जिन्हें हम स्कूल्स, जिम, हवाई अड्डों या दूसरी सार्वजनिक जगहों में टॉयलेट्स में देखते हैं। जब हम इन्हें फेंकते हैं तो ये फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से ये बनकर आए थे। हम जिससे अपना हाथ साफ करते हैं वो बनता है कचरे के बड़े बड़े ढेरों से। कचरे के उन ढेरों को दलिये जैसी लुगदी में बदल दिया जाता है और उससे बनता है नया कागज। इस कचरे का 80% हिस्सा तो गत्ते के डब्बों का होता है, जिसकी वजह से इन पेपर टॉवल्स का रंग भी थोड़ा भूरा होता है। बाकी का कचरा घरों या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लाया जाता है, जिनमें तरह तरह के कागज और खाने पीने की चीजों के डिब्बे होते हैं। इस कचरे की लुगदी बनाने के लिए एक फोकलिफ्ट इसे जमीन के नीचे बनी एक बहुत ही बड़ी पल्पिंग मशीन में डाल देता है। वो एक ब्लेंडर की तरह काम करता है और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इस दौरान उसमें पानी और कुछ और रसायन भी मिलाए जाते हैं। करीब 40 मिनट में ये पल्प और कागज को लुगदी बना देता है। जब ये लुगदी तैयार हो जाती है तब वो इस स्क्रीन से बाहर आ जाती है। इस बीच गट्ठर बांधने के तार, स्टेपल्स और दूसरी ऐसी चीजें जो कागज नहीं होनी चाहिए वो छटकर बाहर आ जाती है। उन्हें पल पर निकालकर फेंक देता है। इसके बाद लुगदी को कागज बनाने वाली एक मशीन में डाला जाता है जो 2 मोहल्लों जितनी लंबी और करीब 3 मंजिल जितनी ऊंची होती है। उसके अंदर लगे 2 कन्वेयर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमते हैं और वो 1 मिनट में करीब 1200 मीटर लंबा कागज बना देते हैं। इतना लंबा जिसे फुटबॉल के करीब 140 मैदानों पर फैलाया जा सके। तेजी से चलने वाले ये कन्वेयर्स लुगदी से कागज बनाने के लिए सबसे पहले तो उनमें से सारा पानी निचोड़ते हैं। अब देखिए कि ये काम कैसे करते हैं। लुगदी पहले कन्वेयर जो करीब 6 मीटर चौड़ी एक ऑब्जर्वेंट मैश स्क्रीन होती है, वो पहले सारा पानी निकाल देती है। फिर वो उस लुगदी को एक रोलर के नीचे ले जाती है जो उसमें से सारा पानी निकाल देती है। इसके बाद वो मिश्रण मशीन में लगे एक दूसरे कन्वेयर पर जाता है, उसे फॉल्ट कहते हैं। आप ये नमूना देखिए जिससे आपको फैब्रिक का अंदाजा आ जाएगा। ये किसी वॉश क्लॉथ जैसा होता है। इसका काम है पेपर टॉवल की ऊपर और नीचे वाली सतह को चिकना बनाना। मशीन के अंदर गीले कागज को कपड़े की 2 परतों के बीच दबाया जाता है ताकि पानी निकल जाए और उसके सारे रेशे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। जब लुगदी मशीन में गई थी तब उसमें करीब 95% पानी था, लेकिन स्क्रीन और फॉल्टर से गुजरने के बाद वो करीब 40% रह जाता है। अब ये कागज इस लायक हो जाता है
कि उसे मशीन के बीच में लगे करीब 6 मीटर ऊंचे ड्रम पर लपेटा जा सके, जिसे अंदर से भाप से करीब 134 डिग्री पर गर्म किया जाता है। यहाँ ड्रम की गर्मी कागज के बचे कुचे पानी को भी भाप में बदल देती है और तब कागज में सिर्फ 7% नमी बच जाती है। फिर ड्रम के निचले हिस्से पर लगा एक ब्लेड कागज को बाहर निकाल देता है और हमें मिल जाता है बिल्कुल नया कागज। इसके बाद मशीन से एक करीब 5.5 मीटर के विशाल रोल पर तैयार कागज बाहर आता है। इस कागज का वजन करीब 8 टन होता है। इतना कागज तो बड़े से बड़े टॉयलेट में भी नहीं रखा जा सकता। ये रोल इतना भारी होता है कि इसे दूसरी मशीन में एक गरारी की मदद से लाया जाता है। इस मशीन को रिवाइंड मशीन कहते हैं क्योंकि ये कागज को खोलता है और उसे एक कटर पर भेजता है, जो किनारों को छांटने के बाद उसे बीच से पतली पट्टियों में काट देता है। जब कटा हुआ कागज कटर से बाहर आता है तो फिर उसे 5.5 मीटर के रोल पर लपेटा जाता है। जब रोल भर जाता है तब वो रिवाइंडर से बाहर आ जाता है और उसे कन्वर्टर नाम की दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है। वहाँ कागज की पतली पट्टियों को छोटे रोल में लपेटा जाता है, जिसे लॉग कहते हैं। ये कागज पर आड़ा टेढ़ा पैटर्न बना देता है। इस टेक्सचर की वजह से पेपर टॉवल ज्यादा आसानी से पानी सोख लेता है और हमारे हाथ जल्दी सूख जाते हैं। ये समतल कागज के मुकाबले ज्यादा तेजी से पानी सोखता है। उसके बाद ये टेक्सचर वाला कागज उस मशीन से कटर में जाता है, जहां पेपर टॉवल के 13 अलग अलग रोल बना लिए जाते हैं। 22 सेंटीमीटर के हर रोल में करीब 250 मीटर लंबा कागज होता है। इस तरह से एक दिन में 100 टन कचरे से 700 टन पेपर टॉवल बना लिया जाता है, जो एक बार फिर से कचरे के डिब्बे में चला जाता है।